हे मोरे दैया, अब इतना भारी सामान लेके चला नहीं जाता। माई की भी अब उम्र हो गई है। अब मैं मेरे पोटे को कैसे समझाऊं? वो वहाँ अपनी लुगाई के साथ शहर में जाके बैठा है और यहाँ मैं अकेली झोपड़ी में मोरे मैया मर रही हूँ। उसे समझ में नहीं आता क्या? अब इतना भारी सामान लेके मुझे तो चला भी नहीं जाता। माई की तो किसी को फिक्र ही नहीं है। मेरे बेटे को भी मेरी जरा सी भी फिक्र नहीं है। विजय माला लाई हुई लकड़ियों से चूल्हा जलाती है और उसके ऊपर खाना पकाती है। विजय माला एक गांव में अकेली एक झोपड़ी में रहती थी। उसके पास एक खेती का छोटा सा टुकड़ा था। उसी में से वो मेहनत मशागत करके अपना पेट पालती थी। दरअसल विजय माला का लड़का बाहर शहर में पढ़ाई के लिए गया था। वही उसने शादी की, वही वो जॉब भी कर रहा था, किंतु अब वो गाँव आने का नाम नहीं ले रहा था। काकी काकी, विजय की चिट्ठी आई है। क्या करूं उस चिट्ठी का? हर बार की तरह इस बार भी शहर आने के लिए जिद कर रहा होगा। पढ़ो तो क्या लिखा है पोटे ने? हाँ मैं पढ़ता हूँ। विजय ने लिखा है कि माँ कैसी हो तुम? इस बार भी मुझे बहुत काम है, इसलिए मैं गांव नहीं आ पाऊंगा, इसलिए आपको ही वो शहर बुला रहा है। बस बस पोस्टमैन जी, बस करो पढ़ना। इस पोटे ने तो मेरे नाक में दम करके रखा है। उसे मालूम है कि माई को शहर अच्छा नहीं लगता, किंतु फिर भी वो माई को शहर आने की हमेशा जिद करता है। खुद तो गांव आए हुए बहुत बरस हो गए हैं, किंतु उसे गांव की ना याद आती है ना अपनी माई की याद आती है। वह अपनी लुगाई के साथ खुश है ना, तो उसे कहना वही खुश रहे। यहाँ उसकी माई भी उसके बिना खुश है। यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, कह देना उसे पोस्टमैन जी। माई इतना बेटा बुला रहा है तो जाओ ना, यहाँ अकेले रहने में क्या मजा है? नहीं, मैं किधर भी नहीं जाने वाली। मैं तो इसी मिट्टी में मरूंगी, मैं शहर नहीं जाऊंगी। पोस्टमैन चिट्ठी देकर चला जाता है। नम आँखों से विजय माला खत को देखती ही रहती है। अगले दिन सुबह विजय माला खेत में जा रही होती है, तभी अचानक जोर से तेज बारिश चालू होती है। हे भगवान, ये बारिश तो आजकल कभी भी आती है। जब सबको इंतजार होता है बारिश का, तब आने का नाम नहीं लेती। और आज ये बिना मौसम के बारिश इतनी तेज हो रही है। हे भगवान, बारिश तो तेज से हो रही है। मुझे कहीं तो निवारा ढूंढना होगा इस बारिश से बचने के लिए। विजय माला बारिश से बचने के लिए वही पास वाले जंगल में जाती है और वहाँ एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है। तभी विजय माला को किसकी रोने की आवाज आ रही है? ये आवाज तो मुझे हिरन जैसे लग रही है। विजय माला थोड़ा बाहर जाकर देखती है तो एक हिरन अपने दलदल में फंसे हुए बच्चों को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, किंतु वो बच्चा उस हिरन से निकल ही नहीं रहा था। विजय माला बिना कुछ सोचे समझे उस हिरन के पास जाती है और उस हिरन की सहायता करती है और उस हिरन के बच्चे को उस दलदल से बाहर निकालती है। धन्यवाद माई, आपने मेरी इतनी बड़ी सहायता की। इस बारिश की वजह से ये दलदल हुई है और इस दलदल में मेरा बच्चा यानी कि एक मृगन फंसा हुआ था। कितनी देर तक मैं इस मृगन को इस दलदल से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, किंतु ये मुझसे हो ही नहीं रहा था। आपने मेरी बहुत बड़ी सहायता की है। माँ भी कहती है और एहसान भी मानती है क्या? तेरे वास्ते बता रही हूँ, इस जंगल में बहुत जंगली जानवर है। तू चल मेरे साथ घर में मेरे। मैं अकेली बूढ़ी वहाँ रहती हूँ। यहाँ जंगली जानवरों से तुझे कितना डर है। वहाँ तू मेरे साथ चली तो मुझे भी तेरी संगत हो जाएगी और मेरा बुढ़ापा भी सही सही कट जाएगा। मेरे साथ तो मेरा कोई भी नहीं रहता मेरे घर में। नहीं माए, यह प्रकृति ने सबको रहने के लिए अलग अलग जगह दी है। इस जंगल में ही हमारा वास है, इसलिए ये जंगल छोड़कर हम नहीं आ सकते। माए, मैं आज तुम्हें कुछ देने वाली हूँ। ये लो माए,
ये है धान की पोटरी, इसमें है मटर के बीज। ये बीज कोई मामूली बीज नहीं है माए। क्या बोल रही है रे तू? मामूली बीज नहीं है तो कैसे बीज है रे? माए, ये बीज तुम अपने खेती में बोलो, तब देखो इस बीज का जादू क्या होता है। तो ऐसा कहती है तो ठीक है, कल सुबह ही मैं भी बोऊंगी अपने खेत में और देखती हूँ क्या जादू होता है। और बीज लेकर विजयमाला अपने घर जाती है। तभी बारिश भी अब कम हो गई थी। अगले दिन सुबह सूरज की पहली किरण के साथ विजयमाला और बीज की पोतली लेकर अपने खेत जाती है और मृगन की माँ ने दिए हुए वो जादुई बीज अपने खेत में बोती है। ये बीज तो मैं बो रही हूँ, क्या जाने कैसी जादू होगी, मुझे तो कुछ पता नहीं, किंतु उस मृगन की माँ ने कहा है तो मैं बोऊंगी ये बीज। ऐसा कहकर सारे बीज विजयमाला बोती है और शाम के वक्त घर आती है। फिर अगले दिन सुबह सूरज की पहली किरण के साथ विजयमाला अपने खेत जाती है और खेत में जाकर देखती है तो विजयमाला हक्की बक्की रह जाती है। विजयमाला अपनी आँख पलक कर झपक कर देखने लगती है। अरे ये क्या देख रही हूँ मैं? मुझे मेरी आँखों पर यकीन नहीं हो रहा है। अरे रे मोरे मैया, कितना बड़ा जादू हो गया है। मैंने तो कल ही बीज बोए हैं। उस बीज के इतने बड़े रोप हो गए और उसे मटर भी लगे हैं। ये सचमुच में बहुत बड़ा जादू है। विजयमाला वो मटर तोड़कर टोकरी में डालती है और वो टोकरी अपने सिर पर लिए हुए बाजार जाती है। विजयमाला, विजयमाला, टोकरी में क्या है? मटर है, मटर, ताजे ताजे मटर। अरे तोरी की, अब तो मटर का सीजन भी नहीं है, कहाँ से लाए ये मटर? अरे तुझे क्या पता, मेरे खेत में तो मैंने मटर के बीज बोए थे, अब आ गए हैं मटर अच्छे से, तुम्हें लेना है क्या? हाँ देख लो तो सही। अरे विजयमाला, तुम्हारे तो मटर कितने हरे भरे मोटोरे मोटोरे टपोरे टपोरे लग रहे हैं, दे दो मुझे आधा किलो। ए देखो रतनमाला, मेरे पास तो कोई तराजू वजन करने के लिए नहीं है, ये ले लो तुम तुम्हारे हाथ से। ऐसा कहकर विजयमाला रतनमाला को मटर देती है और आगे चली जाती है। गांव की बहुत सारी औरतें विजयमाला के पास आती है और वो मटर लेकर जाती है। औरतें मटर लेकर विजयमाला को पैसे देकर चली जाती है। अगले दिन भी सुबह विजयमाला खेत में जाती है। तभी वह उसी जगह पर दूसरे मटर आ गए थे। ये देखकर विजयमाला फिर से आश्चर्यचकित होती है। वो सारे मटर विजयमाला तोड़कर अपनी टोकरी में डालती है और फिर बाजार की ओर चल पड़ती है। तभी उसे रास्ते में एक फेरी वाला दिखाई पड़ता है। ओ माई, क्या लेके जा रही हो? मटर है मटर, ताजे ताजे मटर, चाहिए क्या तुझे? हाँ हाँ दे दो ना। ओ फेरी वाला माई के पास से वो मटर लेता है और माई को उस मटर के पैसे देता है। अब इस तरह सिलसिला चलता ही जा रहा था। माई रोज सुबह अपने मटर की खेती में जाकर टोकरी भर मटर तोड़कर लाती थी और वो बाजार में जाकर बेचती थी। इससे माई को अब बहुत सारे पैसे मिलते थे। अब माई की परिस्थिति सुधारने लगी थी। अब हर दिन विजयमाला मटर बेचती थी, किंतु खेत के मटर कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये सारी बात पूरे गांव में फैल जाती है। ये बात उसके शहर में बसे बेटे को भी मालूम हो जाती है। पैसों के लालच में आकर विजय अपने माई के पास गांव में आ जाता है। इतने सालों के बाद अपने बेटे विजय को देखकर माँ को बहुत खुशी होती है, किंतु उसे अपने बेटे की नियत के बारे में अच्छे से मालूम होता है। इसलिए उसकी माँ कहती है, अरे विजय बेटा, अब तो आ गया है। कितने साल हो गए तुझे गांव आए हुए। अब तुझे पता चला होगा कि तेरे माँ के पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं, इसकी वजह से तू यहाँ आया है। तोरी माँ इतनी बूढ़ी हो गई है, तुझे कभी मेरी याद नहीं आई क्या? तेरी माँ कैसे जीती होगी, कैसे मरती होगी, इसकी फिक्र तुझे कभी नहीं आई। कभी तूने माँ को 5 पैसे भी नहीं भेजे और तुझे आज पता चला कि तेरे माँ के पास बहुत सारे पैसे हैं। इसकी वजह से लालच में आकर तू इतने बरसों के बाद गाँव आ गया है। मुझे तुझे देखकर खुशी तो हुई है,
किंतु सच में मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। तू निकल जा यहाँ से। मेरे पास की फूटी कौड़ी भी मैं तुझे नहीं देने वाली। जब मैं मर जाऊंगी ना तब तो आ जाना। मैं सब कुछ तुम्हारे नाम ही करूंगी। मुझे दूसरी कोई औलाद नहीं है, बस एकलौती तुम ही औलाद हो मेरी। तो तुम फिक्र मत करना, मेरे मरने के बाद तुम आ जाना। मैं सब कुछ तुम्हारे नाम करूंगी। विजयमाला की ये सारी बातें सुनकर विजय को अपनी गलती का एहसास होता है। माँ, मुझे माफ करो। सचमुच में तुम्हारा बेटा बहुत ही लालची है। मैं लालच में आकर तुम्हारे पास आ गया था। मुझे मेरी भूल समझ में आ गई है। माँ, मुझे माफ करो। विजय की पत्नी भी माफी मांगने लगती है। नहीं, मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। मैंने इतने दिन इतना कष्ट सहा है, मैं नहीं तुमको हरगिज माफ नहीं करूंगी। विजयमाला मुंह फुला के बैठ जाती है। तभी पीछे से एक गोड मधुर सी आवाज आती है। दादी, दादी, क्या आप अपनी पिंकी की बात भी नहीं मानोगी क्या? नाती को देखकर दादी का दिल पिघल जाता है। वो बेटे और बहू को माफ करती है। अब वो एक साथ गांव में रहने लगते हैं। खेती के काम में विजया और उसकी पत्नी भी माई का हाथ बटाती थी। विजय सारे मटर शहर में बेचता है, उसे इनको ज्यादा मुनाफा होता है। अब वो झोपड़ी में से बंगले में रहने के लिए आ जाते हैं। इसी तरह बाकी की बची हुई जिंदगी विजयमाला अपने बेटे, बहू और अपने नाती के साथ खुशी खुशी बड़े मजे से बिताती है।